अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फ़िज़िक्स लेक्चर सीरीज़ का हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो मोशन इन 2 डायमेंशंस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 2 डायमेंशनल मोशन होता क्या है, या वेक्टर्स के हवाले से अगर एक्सप्लेन किया जाए। लेट सपोज ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए, और इस वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट्स मिलते हैं AXI, AYJ एंड AZK। हम यूँ समझें कि जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है या z एक्सिस है, तो ये एक वेक्टर की हमारी आसपास की दुनिया में 3 अलग अलग डायरेक्शंस में वेक्टर का वजूद होता है। तो इसी हवाले से अगर हम सपोज़ करें कि हम डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करें, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे DXI और DYJ और DZK। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी 3 अलग अलग डायरेक्शन में वजूद रख सकता है। तो यहीं से हम ये आइडिया डेवलप कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह तब्दील करती है तो चेंज इन पोजीशन may be along one direction along 2 directions or along 3 डायरेक्शंस। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, जगह का तब्दील होना। और ये हम चाहें तो एक डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन में मतलब ये कि या तो ये dx होगा या फिर dy होगा या dz होगा, जो भी होगा, कोई एक हो सकता है। तो अगर किसी एक एक्सिस पे कोई हरकत होती है या जगह की तब्दीली होती है तो फिर इसे हम 1 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। और इसी तरीके से ये हो सकता है कि 2 डायरेक्शंस में हो, लेट सपोज dx में हो और उसके साथ साथ dy 2 डायरेक्शंस में हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये dx dy एंड dz। पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि वेक्टर्स हमारे पास वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स के हवाले से अगर किसी भी एक एक्सिस के हवाले से हरकत हो रही है तो हम इसे कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। अगर 2 एक्सिस में हरकत हो रही है या जगह की तब्दीली हो रही है तो हम इसे कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और लेट सपोज अगर 3 एक्सिस में हरकत हो रही है तो हम इसे कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर के अंदर हमारा फोकस होगा 2 डायमेंशनल मोशन। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे या नुकसान जो भी हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो 2 डायमेंशनल मोशन पे हम आते हैं। एवरीडे लाइफ एंड 2 डायमेंशनल मोशन। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये 2 डायमेंशनल मोशन का क्या रोल है, या यहाँ पे जो हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही हैं, या ये कहीं पे इस्तेमाल भी होते हैं या नहीं होते। तो बहरहाल फ़िज़िक्स के हवाले से इस 2 डायमेंशनल मोशन को हमने
दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। दो हिस्सों में क्लासिफाई हम इसे यूं करते हैं कि एक हिस्सा इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल मैं इसको आपको थोड़े से एग्जांपल देता चलूँ। हमने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर रोज़ ही देखते हैं गाड़ियों के पहिए घूमते रहते हैं, पंखे घूमते रहते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम घूमती हुई देखते हैं। तो बहरहाल वो भी टू डायमेंशनल मोशन का हिस्सा है। अब आप इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। फ़िलहाल हम फोकस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारी ज़िंदगी में तकरीबन हर जगह पाया जाता है। हर जगह मतलब कहाँ पे? ये हम काफ़ी सारे काम करते हैं। कभी कभी ये होता है कि कहीं पे हम पत्थर फेंकते हैं या कहीं चीज़ों को फेंका जाता है, या फिर कभी कभी हम खुद जंप लगा लेते हैं, या फिर किसी खेल के दौरान, शायद आपने खेल देखे होंगे बहुत सारे, ये नाम तो ज़रूर सबने सुना ही होगा, क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है, अगर किसी प्लेयर को बॉल फेंकनी है तो बॉल फेंकने के लिए क्या होता है कि बॉल को फेंका जाएगा। लेट सपोज कोई प्लेयर है बाउंड्री से बॉल को फेंक रहा है पिच के ऊपर, तो फिर बॉल जिस तरीके से हरकत करता हुआ आता है इस तरीके से और फिर फाइनली कीपर के पास, तो फिर ये जो हरकत है इस किस्म की बॉल की, इसी हरकत को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। यहाँ तक कि जब बॉल को फेंकता है तो वो भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा फुटबॉल में ज़्यादातर बॉल को किक मारी जाती है, या बॉल को कभी भी अगर कोई थ्रो किया जाता है तो थ्रोइंग के दौरान भी उस फुटबॉल की जो हरकत होती है वो हमारी यही प्रोजेक्टाइल मोशन में शामिल होगी। इसके अलावा अब मैं सारी स्पोर्ट्स के नाम डिस्कस कर नहीं सकता, तो बहुत सारी खेलों में ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे आसपास वो रूनुमा होता रहता है, मगर हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो आज हम उसी की डिटेल समझने वाले हैं कि आखिर ये हरकत क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये टू डायमेंशनल मोशन का ही एक किस्म है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब आते हैं कि फिज़िक्स में बाकायदा प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरीके से समझा जाता है, या फिर कौन सी ऐसी हरकत होगी जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाए, या फिर किस किस्म की हरकत को प्रोजेक्टाइल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बाल अगर हवा में उड़ रहा है तो उस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ों को उड़ते हुए देखते हैं, जैसे कि जहाज़, गोली, या कोई रॉकेट या रॉकेट लॉन्चर। इस किस्म की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या कोई परिंदा वगैरह, ये भी चीज़ें उड़ती हैं और बाल भी उड़ता है। तो इन सब में फ़र्क क्या होगा, हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि फ़लाँ हरकत को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहें या फ़लाँ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल मोशन ना कहें। तो ये सब एनालिसिस के लिए हमें समझना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज काइंड ऑफ टू डायमेंशनल मोशन when object flies into space। एक खास किस्म की दो डायरेक्शंस वाली या दो सिमत वाली हरकत है, और इसमें क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को उड़ना होता है, फ्लाइट करनी होती है उसे। तो ये उड़ान एक ख़ास किस्म की होगी, और इस उड़ान में जो ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको हम अब ज़रा फोकस करेंगे कि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोजेक्टाइल को डिफ़ाइन करेंगे। जिस हरकत के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाएंगी उसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहा जाएगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टू डायमेंशनल मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लाइज इनटू स्पेस
विदाउट ड्राइविंग पावर। ये पहली खासियत है कि जो भी चीज उड़ेगी वो उड़ने के दौरान अपना कोई पावर इस्तेमाल नहीं करेगी। फर्ज करें कि अगर कोई परिंदा है तो वो परिंदा अपने पर चलाना छोड़ दे, अगर कोई जहाज है तो जहाज के इंजन बंद कर दिए जाएं, अगर कोई रॉकेट है तो रॉकेट के इंजन खराब हो जाए या फिर रॉकेट का इंजन बंद कर दिया जाए, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ये सबसे पहली कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। फर्ज करें आप कोई पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर फेंकते वक्त भी पत्थर के पास कोई पावर नहीं होती। क्रिकेट में अगर बॉल फेंका जाता है तो बॉल के पास भी पावर नहीं होती, फुटबॉल में पावर नहीं होती। इस तरीके से बाकी जो भी एथलेटिक गेम्स जो होते हैं उन सब में इस किस्म की हरकत के दौरान जब उड़ान होती है तो उस उड़ान के दौरान कोई भी पावर नहीं होती। दूसरी चीज क्या होगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हरकत जो भी हो, इस हरकत में यह हरकत ग्रेविटी के असर के अंदर होनी चाहिए, मतलब ये किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के बिना अगर कहीं पे ये इस किस्म की हरकत हो रही होगी तो फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगी। तो दो चीज़ें हमें फोकस करनी है। एक, ऑब्जेक्ट को स्पेस के अंदर उड़ना है। स्पेस का मतलब हमारा ये होगा कि ये किसी भी दो डायरेक्शंस में या फिर किसी तीन डायरेक्शंस में होना चाहिए। ये हमारे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसके पास कोई ड्राइविंग पावर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि ये जो भी हरकत हो कि ये ग्रेविटी के असर के अंदर हरकत होनी चाहिए। ग्रेविटी के बिना प्रोजेक्टाइल का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट होती है, इस किस्म की जो हरकत कर रही है, वो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल। दूसरी चीज जो यहां पे समझने की है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कोई भी वो चीज होगी जो सिंपली जिसके अंदर ये प्रोजेक्टाइल मोशन पाया जाएगा। तो सिंपली हम इसे यूं डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट an object which possesses projectile motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पाया जाए उसी ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल के हवाले से थोड़ा सा एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी प्रोजेक्टाइल का क्या रोल होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें दोबारा आ जाते हैं यहीं पे हमारे एग्जांपल्स में। क्रिकेट में जब बॉल फेंका जाता है तो कोई बॉल जो भी होगा, लेट सपोज ये हमारी स्पेस है, ठीक है, जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं स्पेस की। और इस स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, स्पेस में हम हमारे वाई एक्सिस को बता रहे हैं और स्पेस में हम हमारे एक्स एक्सिस को बता रहे हैं। तो इसके अंदर यूं समझें कि वो हमारा क्रिकेट का ग्राउंड आ जाता है, या कोई जो प्लेयर होगा फुटबॉल का, ये उसका ग्राउंड है, उसकी फील्ड है। तो इसमें ये है, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई फुटबॉल है और ये है कोई प्लेयर। अगर ये प्लेयर यहां से इस फुटबॉल को किक लगाए, अगर ये किक लगाए तो फिर ये बॉल कहां जाएगा। ऐसे अगर ये किक लगाई जाएगी तो ये बॉल इस तरीके से यहां से उड़ेगा और हो सकता है दूसरी जगह पे लैंड करे। हो सकता है यहां पे हमारा कोई गोल हो जिसके अंदर कोई और प्लेयर अगर इस बॉल का इंतजार कर रहा होगा। तो फिर ये देखें इस तरीके से अब ये जो हरकत हो रही है, इस हरकत में यहाँ पे हम आ जाते हैं। एक हमारे पास ये पोजीशन है
एक हमारे पास ये पोजीशन है और एक हमारे पास ये पोजीशन होगी। अगर हम इन पोजीशंस पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन की एनालिसिस अगर देखें तो फिर ये एनालिसिस क्या होगी, देखें 2 डायमेंशनल मोशन के हवाले से बाल को किक मारी गई, अब ये हमारे इस पूरे स्पेस मतलब इस पूरे ग्राउंड और एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है और उड़ने के दौरान इसकी हरकत में देखें, ये हरकत में आगे बढ़ता हुआ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी है और ऊपर जाता हुआ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी है। जब ये यहां पे आता है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच जाता है। अब आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं बिल्कुल वाज़े तरीके से, जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरू से, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन एवरीडे लाइफ में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। खेलों में ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और फिर 2 डायमेंशनल मोशन में किस तरीके से होगा, ये हमारा स्पेस के अंदर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से हरकत करती हुई दोनों डायरेक्शन में आगे की तरफ पहुंची, तो इस किस्म की हरकत को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो चीज़ यहाँ पे हरकत कर रही है ये चीज़, इसे कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा अगला सेशन स्टार्ट होगा, जिस अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की एनालिसिस के हवाले से फिजिकली कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, वो सब पूरी डिटेल में सीखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।